दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे एक बेहतरीन फिल्म की कहानी। हैरत अंगेज घटनाओं पर आधारित ये फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिसका अंत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। ऑल इन वन मूवी एक्सप्लेन प्रस्तुत करता है लॉस्ट कॉलोनी द लीजेंड ऑफ रोनोके। कहानी की शुरुआत होती है सन 1587 के समय को दिखाते हुए, जब इंग्लैंड की महारानी के ऑर्डर पर कई अंग्रेज लोग यात्रा करके एक समुद्री द्वीप पर पहुंचते हैं। इन लोगों का लीडर कैप्टन जैक था। जब ये लोग द्वीप पर पहुंचते हैं, तब जैक की पत्नी मारिया अपने हस्बैंड से कहती है कि जल्दी ही हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, तो क्या ऐसे हालात में हम लोगों ने यहाँ पर आकर के ठीक किया। तब जैक कहता है कि हाँ, ये एकदम नई और खूबसूरत जगह है, जल्दी ही हम लोग यहाँ पर रहने के आदी हो जाएंगे। यहाँ बसने के बाद कई अन्य देशों की तरह हमारे देश इंग्लैंड का भी इस जगह पर कब्जा हो जाएगा। इधर ये दोनों बातों में मगन थे। उधर गवर्नर और इनके साथ आए बाकी लोग अपने सामान को नाव से उतार करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें लकड़ी से बना एक किला और उसके अंदर कई घर नजर आते हैं, जो कि अब पूरी तरह से वीरान पड़ा था। इसी बीच में एक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर के कान में कुछ बता करके उसे अंदर ले जाता है। उस घर के अंदर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ एक कंकाल मिलता है। गवर्नर उसकी बॉडी देख करके अपने साथियों से कहता है कि शायद ये कोई सोल्जर है और इसे मरे हुए अभी कुछ ही महीने हुए होंगे। मैक कहता है कि हैरानी की बात तो ये है कि अगर इसने फांसी लगा ली तो बाकी लोग कहाँ गए। इस पर यहाँ खड़ा एक जूनियर अधिकारी कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो घरों के दरवाजे अंदर से बंद थे, फिर भी यहाँ किसी और की बॉडी नजर नहीं आ रही। इस बात से ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब तक जैक और उसकी पत्नी मारिया भी घर के अंदर आ चुके थे। जैक कहता है कि ऊपर देखो, लकड़ी के पटरे पर खून से नार्डिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तब गवर्नर कहता है कि वहाँ लिखा हुआ है कि अपनी आत्मा बचाओ इससे पहले कि वो तुमसे ले ले। मुझे लगता है कि यह आदमी कोई पागल रहा होगा। इतना कहकर के गवर्नर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैक अभी भी उस कंकाल को बड़े ही गौर से देख रहा था। वहीं पर जैक को इस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला पड़ोसी द्वीप का एक निवासी भी खड़ा होता है। वो जैक से कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ तक लेकर के तो आ गया हूँ, लेकिन गलती से भी आप लोग झील के पार वाले जंगल के बहुत अंदर तक मत जाना। ये वार्निंग देकर के वो आदमी यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये अंग्रेज लोग यहाँ पर बने लकड़ी के घरों की मरम्मत करके उन्हें अपना अपना आवास बना लेते हैं। रात को जैक की प्रेग्नेंट वाइफ मारिया जब सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखती है कि उसका बच्चा उसके पेट में नहीं है और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। जब वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है तो एक चुड़ैल को देखती है जिसने उसके नवजात बच्चे को उठा रखा था। मारिया जब उससे अपना बच्चा मांगती है तब वो चुड़ैल कहती है कि नहीं, ये बच्चा तो मुझे चाहिए। ये सुनकर के मारिया घबरा कर के जोर से चीखने लगती है। तभी आंख खुल जाती है उसके इस तरह से नींद में चीखने की वजह से जैक की भी आंख खुल गई थी। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें। तब मारिया जैक को अपने सपने के बारे में बताती है। हालांकि उसके नीचे सच में खून लगा हुआ था। ये देख कर के जैक जल्दी से बाहर जाता है और दाई का काम करने वाली कुछ औरतों को बुलवाता है। वो औरतें मारिया की डिलीवरी करवाने की कोशिश करती हैं। इन औरतों को देख कर के मारिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दाइयों की जगह वो चुड़ैलें ही उसका बच्चा निकाल रही हैं। इससे मारिया और भी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। हालांकि जैक उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो दाइयां मारिया की डिलीवरी कराने में कामयाब हो जाती हैं। लड़की के बाहर आते ही मारिया को चुड़ैलें दिखना बंद हो गई थी और अपनी उस छोटी और प्यारी बच्ची को देख कर के मारिया और जैक बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी मारिया के पिता, जो कि गवर्नर भी थे, तब जैक उनसे कहता है कि मुबारक हो, आप नाना बन गए। इस खुशी में बाकी लोग भी जैक को बधाइयां देते हैं। फिर गवर्नर जैक से कहता है कि अब क्योंकि हम यहाँ पर बस चुके हैं तो मैं रानी को इस बात की सूचना देने के लिए वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ के गवर्नर का काम मैक संभालेगा। अब तुम लोग जल्दी से यहाँ पर खेती शुरू करवा दो। बसंत के मौसम में मैं जहाज लेकर के फिर से यहाँ पर आऊंगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तब
तभी इनके साथ के कुछ शिकारी लोग पास के जंगल से वापस लौटते हैं और गवर्नर से कहते हैं कि हमने जंगल में शिकार करने के लिए जाल लगाया था, मगर हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर एक भी पशु पक्षी नजर नहीं आया। गवर्नर कहता है कि कोशिश करते रहो, जल्दी ही तुम्हारे हाथ कुछ न कुछ लग जाएगा। इसके बाद गवर्नर वापस यहाँ से इंग्लैंड लौट जाता है। रात में मारिया जैक से कहती है कि मुझे ये द्वीप कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब जैक कहता है कि डरो मत, धीरे धीरे ये जगह भी हमारे रहने लायक हो जाएगी। हम यहाँ खेती शुरू करवा रहे हैं, फिर हम यहाँ पर व्यापार भी करेंगे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, हमारी बेटी को यहाँ बेहतर माहौल मिलेगा। अगले दिन जैक और मैक जब लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी शिकार पर गए उनके आदमियों में से एक आदमी उन्हें आकर के बताता है कि जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और फिर अचानक से हमारा एक साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये सुनते ही जैक और मैक अपने कुछ सैनिकों के साथ बंदूकें और मशाल लेकर के जंगल में जाते हैं अपने उस साथी को ढूंढने के लिए। काफी देर तलाश करने के बाद भी उन्हें उनका आदमी नहीं मिलता। तभी अचानक से उन्हें एक जानवर की नोची हुई लाश नजर आती है, जिसे देख कर के ये सभी लोग हैरत में पड़ गए थे। इस दौरान इन लोगों को भी प्रेत आत्माओं के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती है। जब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, तब जैक इस ना दिखने वाले खतरे से बचने के लिए अपने आदमियों के साथ वापस लौट आता है। जब रात होती है, तब वो अपने जूनियर अधिकारी से कहता है कि किले की पहरेदारी बढ़ा दो और सबको मना कर दो कि कोई भी रात को अकेले बाहर ना निकले। जूनियर अधिकारी जैक को बताता है कि झील के पार जो जंगल है, उसके बीचों बीच यहाँ के स्थानीय कबीले के लोग रहते हैं। हो सकता है कि वही लोग हमें डरा कर के इस द्वीप से भगाने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए क्यों ना हम उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दें। ये सुनकर के मैक कहता है कि पागलों जैसी बातें मत करो, पता नहीं यहाँ जो हो रहा है उसमें उन लोगों का हाथ है भी या नहीं, और वैसे भी वो लोग जंगल के मूल निवासी हैं, उन पर हमला करना बेवकूफी होगी। ये सब कुछ सुन रहा जैक कहता है, कल मैं सच का पता लगाने के लिए अकेले ही कबीले के सरदार के पास जाऊंगा, तब तक तुम लोग यहाँ का ध्यान रखना। जैसे ही सुबह होती है, जैक निकल पड़ता है उस कबीले के सरदार से मिलने के लिए। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के बीचों बीच कबीले के करीब पहुंच जाता है, लेकिन वहां कबीले के आदिवासी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीछे से उसके सिर पर वार करके बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। जैक को होश में आया हुआ देखकर कबीले का सेनापति खंजर लेकर के आगे बढ़ता है जैक को मारने के लिए, लेकिन तभी कबीले का सरदार झोंपड़ी से बाहर आकर के सेनापति को रोक देता है और जैक को ले जाता है अपने साथ झोंपड़ी के अंदर। जैक सरदार से कहता है कि पता नहीं कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है और हमारा एक आदमी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी अजीबोगरीब डरावनी चीजें दिखाई देती है। कहीं इन सब में आपके कबीले का तो कोई हाथ नहीं है? सरदार कहता है कि नहीं, दरअसल इन जंगलों में प्राचीन प्रेत आत्माएं रहती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो चाहती क्या है। हो सकता है कि ये काम उन्हीं का हो, क्योंकि तुम लोगों से पहले जो भी इस द्वीप पर आया, या तो वो लोग लापता हो गए या फिर मारे गए। जैक कहता है कि मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता, हमारे इंग्लैंड में तो इन्हें अंधविश्वास माना जाता है। सरदार कहता है कि तुम मानो या न मानो, सच तो यही है, और हम लोग यहाँ पर सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हम अपने कुल देवता का तावीज पहनते हैं। इतना कहकर के सरदार जैक को भी एक तावीज देता है और उससे कहता है कि हो सके तो तुम वापस लौट जाओ या फिर सतर्क रहो, और हाँ, झील के पार इस जंगल में वापस कभी मत आना। ये सुनने के बाद जैक वापस अपने किले में लौट आता है। वहाँ उसकी पत्नी मारिया को फिर से डरावना दृश्य दिखता है, जिसमें गुफा के अंदर कुछ लोग एक औरत को टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये देख कर के मारिया बुरी तरह से घबरा जाती है और जैक से कहती है कि बार बार मुझे ऐसी चीजें नजर आना कोई मामूली बात नहीं हो सकती, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैक कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैक मैक और जूनियर अधिकारी से कहता है कि खेती के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बुआई करवाओ, क्योंकि यहाँ शिकार के लिए जानवर मिलना बहुत मुश्किल है और बसंत से पहले जहाज वापस नहीं लौटेगा। ऐसे में अगर यहाँ अनाज नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। फिर रात होने पर जब ये लोग अपने ईसाइयों का एक त्योहार मना रहे होते हैं तो किले के बाहर का एक गार्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इस बात की खबर मिलते ही जैक और मैक किले से बाहर आते हैं और सैनिकों से इस बारे में पूछताछ करते हैं, पर किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।
हालांकि जूनियर अधिकारी फिर से कहता है कि जरूर ये उसी कबीले वालों का काम होगा। जैक कहता है कि नहीं, बस तुम यहाँ की सुरक्षा थोड़ी कड़ी करवा दो, कोई भी किले के बाहर जंगल में अकेले ना निकलने पाए। पर जूनियर अधिकारी को शक था कि ये काम कबीले वालों का ही है, इसलिए वह सुबह जैक और मैक को बताए बिना ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर नाव से झील को पार करता है और जंगल के भीतर जाकर कबीले वालों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक के सैनिकों से कहकर के उनकी झोंपड़ियों में भी आग लगवा देता है। अचानक हुए इस हमले से कबीले वाले भड़क जाते हैं और उन सैनिकों से भिड़ जाते हैं। सैनिक बड़ी बेरहमी से कबीले वालों को मार रहे थे, वहीं कबीले वाले बगैर हथियारों के उनका मुकाबला कर रहे थे। इस लड़ाई में शोर और अफरा तफरी की वजह से कबीले के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन सैनिकों पर एक साथ टूट पड़ते हैं और एक एक करके कई सैनिकों को बैठा देते हैं नासा के रॉकेट में। ये देखकर जूनियर अधिकारी घबरा जाता है। वो अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर वापस भागता है झील के उस पार, लेकिन कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगता है। हालांकि सरदार के झील के पास पहुंचने से पहले ही जूनियर अधिकारी अपने जिंदा बचे हुए 3 साथियों के साथ नाव में बैठकर के भागने में कामयाब हो जाता है। किले में पहुंचने पर जब वो जैक को अपने 12 साथियों के मारे जाने की बात बताता है, तब जैक बुरी तरह से भड़क जाता है उस पर और कहता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था उन पर हमला करने का? बताओ कबीले के कितने लोगों को मार करके आए हो? जूनियर अधिकारी कहता है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तब जैक कहता है कि शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पहले ही हम लोग एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं और तुमने हमारे लिए एक और दुश्मन खड़ा कर दिया। जूनियर अधिकारी के पास अपनी गलती का कोई जवाब नहीं था, इसलिए जैक सैनिकों से कहकर के उसे कैद करवा देता है। इसके बाद मैक जैक से पूछता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। जहाज नहीं होने की वजह से हम वापस इंग्लैंड भी नहीं जा सकते। तब जैक कहता है कि हमें अब अलर्ट रहना होगा। इसके बाद जब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, तब मारिया कहती है कि आज मैंने फिर से वही दृश्य देखा जिसमें एक औरत को गुफा के अंदर बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था और मुझे ये भी आभास हुआ कि यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है। उसकी ये बातें सुनकर के जैक फिर से उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बाहर बेड़ियों से बंधे जूनियर अधिकारी पर प्रेत आत्माएं हमला करके उसे बुरी तरीके से मार देती है। उसकी चीख सुनकर के जैक और मैक जब उसके पास जाते हैं, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसका ऐसा विकृत चेहरा देख कर के मैक जैक से कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस आदमी ने फांसी लगाई थी उसने उसके पहले क्यों लिखा था कि अपनी आत्मा बचा लो, इससे पहले कि वो तुमसे ले ले। अगले दिन एक पादरी को बुलवाया जाता है। पादरी उस जूनियर अधिकारी की शत विशत बॉडी देख कर के कहता है कि ये सब किसी प्राचीन और बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा का काम है, इसलिए मैं उससे बचने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जैक कहता है कि फिर तो हमें उससे बचने के लिए लड़ना ही होगा। मैक कहता है कि भाई हमारे हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैक कहता है कि मुझे लगता है पानी से डरने की वजह से वो लोग झील के अंदर नहीं जाते, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार करवाओ। हम पानी और हथियार के इस्तेमाल से देखेंगे कि आखिर उनकी कमजोरी क्या है। इसके बाद जैक अपनी पत्नी के पास जाता है। तब मारिया कहती है कि जिस तरह से हमारे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जल्दी ही वो आत्माएं हमसे हमारी बच्ची भी छीन लेगी। तब जैक कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि आखिर उन्हें हमारी बच्ची क्यों चाहिए। मारिया पूछती है कि क्यों। तब जैक बताता है कि कई 100 साल पहले यहाँ पर वाइकिंग लोग रहते थे। जब भी उनकी मौत किसी हादसे या हत्या से होती थी और जब नाव की वेदी पर आग जला करके उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, तो उनकी आत्माएं समय में तब तक भटकती थी जब तक कि कोई नई आत्मा मुक्ति दिलाने में उनकी मदद न करे, क्योंकि नई आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। ये सुनकर के मारिया कहती है, इसका मतलब है वो हर हाल में हमारी बच्ची को हासिल करेंगी। जैक कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा अपनी बच्ची को बचाने के लिए। इतना कहकर के वो खुद किले की निगरानी करने के लिए चला जाता है बाहर। मैक भी उसके साथ होता है। हालांकि उस रात कोई घटना नहीं घटती। जब सुबह होती है, तब जैक और मैक कुछ सैनिकों के साथ मशाल और हथियार लेकर उन प्रेत आत्माओं का ठिकाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जंगल की तरफ। जैसे ही ये लोग जंगल में पहुंचते हैं, तभी अचानक से वो प्रेत आत्मा इनके सामने प्रकट होकर हमला कर देती है इन पर। बचाव में ये लोग भी उन पर गोला बारूद और मशाल फेंकते हैं, लेकिन आत्माओं पर इसका कोई असर नहीं होता और वो सैनिकों को चारों तरफ से घेर करके बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देती हैं। सैनिकों में अफरा तफरी मच चुकी थी, जबकि वो आत्माएं सैनिकों को मारना जारी रखती हैं। इसी दौरान एक आत्मा जैक को भी मारने की कोशिश करती है। तब जैक पानी डाल देता है उस पर, जिससे वो आत्मा गायब हो जाती है। अब जैक पानी के जरिए से अपना बचाव करते हुए मैक और बाकी जिंदा बचे सैनिकों को लेकर के वापस आ जाता
है। इस हादसे के बाद सभी अंग्रेज बुरी तरह से डरे हुए थे। उधर वो प्रेत आत्माएं भी बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, इसलिए रात में किले की पहरेदारी कर रहे कुछ सैनिकों को वो आत्माएं भ्रमित करके बाहर बुलाती हैं। जब जैक उन सैनिकों को बाहर निकलता हुआ देखता है तो बाकी सैनिकों से कहता है कि रोको उन्हें, लेकिन तब तक वो सैनिक फाटक खोल कर के बाहर निकल चुके थे। इसी मौके का फायदा उठा करके वो प्रेत आत्माएं सभी सैनिकों को मार देती है। फिर किले की रखवाली कर रहे बाकी सैनिकों को भी मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। खतरा देख करके जैक सैनिकों से गोलियां चलवा देता है उन प्रेत आत्माओं पर, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। आगे बढ़कर के वो उन सैनिकों को भी खत्म कर देती है। ये देख करके जैक पानी लगे चाकू से एक प्रेत पर हमला कर देता है, जिससे वो प्रेत गायब हो जाता है। तभी एक दूसरा प्रेत मेक की पीठ में चाकू घुसा देता है। हालांकि मेक के पास भी पानी लगा एक चाकू था, तो वो उस चाकू से दूसरे प्रेत को मारता है, जिससे वो भी भाग जाता है यहाँ से। प्रेतों के भाग जाने के बाद जैक मेक को लेकर के जाता है अंदर और उसकी मरहम पट्टी करता है। सभी लोग काफी डरे हुए थे। जैक भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसलिए सुबह होते ही वो जंगल में कबीले के सरदार से मिलने जाने के लिए तैयार होने लगता है। मारिया पूछती है कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? जैक कहता है कि कबीले के सरदार से मिलने। तब मारिया कहती है कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब जैक कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम लोग तो वैसे भी मारे जाएंगे, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इसके बाद जैक अपनी जान को जोखिम में डाल करके जाता है सरदार से मिलने के लिए। जैसे ही सरदार जैक को देखता है बुरी तरह से भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने जो किया उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जैक कहता है कि मेरे आदमियों ने जो किया उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था और उनको उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। फिलहाल तो मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ कि आखिर उन प्रेत आत्माओं से पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमें खत्म करने के बाद तुम लोगों पर भी हमला जरूर करेंगे। सरदार कहता है कि मैं उन आत्माओं के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि जंगल में एक रहस्यमय गुफा है। उन आत्माओं का उससे जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है, शायद वहाँ जाने के बाद तुम्हें कोई जानकारी मिल सके। जैक बताता है कि मेरी पत्नी को भी ऐसी गुफा का दृश्य कई बार नजर आता है, शायद ये वही गुफा हो, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो? जैक के बार बार कहने पर सरदार मान जाता है और उसे लेकर के जाने लगता है गुफा की तरफ। जब ये अंदर पहुँचते हैं तो गुफा की दीवारों पर इन्हें एक प्राचीन लेख लिखा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि कैसे कई सौ साल पहले कुछ वाइकिंग औरतों और मर्दों को टॉर्चर करके मार दिया गया था और तभी से ये जंगल श्रापित हो गया है। सरदार जैक से कहता है कि इस लेख के मुताबिक तुम्हें एक नाव की वेदी बनाकर अपनी नवजात बच्ची के जरिए इन आत्माओं का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद ये सभी प्रेत आत्माएं मुक्त होंगी। ये जानने के बाद जैक वापस अपने किले में आता है और सबको जमा करके कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी एक बड़ी वेदी वाली नाव बनानी होगी। ये सुनकर के मारिया जैक से कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को कुर्बान कर दोगे? जैक कहता है कि नहीं, बस उसे उस पूरी क्रियावेदी में शामिल करना होगा। अब ये सभी लोग मिलकर के झील के किनारे एक बड़ी वेदी की नाव तैयार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि रात होने तक आधी ही नाव बन पाती है, इसलिए ये लोग वापस आकर के सो जाते हैं। लेकिन रात में जैक को पता चलता है कि इनका एक और साथी गायब हो गया है और अंदर उसका खून बिखरा पड़ा है। ये देख कर के जैक सभी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में आज ही नाव तैयार करनी होगी ताकि हम आज ही उनका अंतिम संस्कार कर सकें। सभी लोग कड़ी मेहनत करते हैं और आधे दिन में ही वेदी वाली नाव तैयार हो जाती है। फिर जैक मेक से कहता है कि जैसे ही वो आत्मा इस वेदी पर सवार हो और मैं नाव को झील में खोलूंगा, वैसे ही तुम तीर चलाकर नाव की वेदी पर आग लगा देना। मेक कहता है कि ठीक है। जैसे ही शाम ढलने लगती है वो प्रेत आत्माएं प्रकट होकर के उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तब जैक उन्हें अपनी बच्ची दिखा करके कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। ये कहकर के वो नाव की वेदी के पास किनारे पर चला जाता है। प्रेत आत्माएं भी उसकी ओर जाने लगती हैं। तभी एक सैनिक हमला करने की कोशिश करता है उन प्रेत आत्माओं पर। जैक उसे रोकता भी है। सैनिक के हमले से नाराज वो प्रेत आत्मा एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगती है। तो उन्हें बचाने के लिए मेक उन प्रेत आत्माओं से लड़ने की कोशिश करता है। एक प्रेत मेक को मारने ही वाला था, तभी मेक की पत्नी अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करती है। तब वो प्रेत मेक की पत्नी को ही मार देता है। मेक की पत्नी की मौत से गुस्साई मारिया तलवार लेकर के जाती है प्रेत को मारने के लिए, लेकिन तभी एक चुड़ैल उसके पेट में हाथ घुसाकर उसे मार डालती है। ये सब कुछ देख रहा जैक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। हालांकि वो जानता था कि वक्त कम है, इसलिए वो जल्दी से नाव खोल देता है और नाव झील में बहने लगती है। पर अब वो खुद भी नाव पर ही था, इसलिए एक प्रेत उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो जैक को मार पाता। घायल पड़ा मेक तीर चलाकर
के नाव की वेदी पर आग लगा देता है। उसके ऐसा करते ही वो आत्माएं धुआं बनकर के उड़ जाती है। हालांकि इस संस्कार से सभी आत्माएं तो मुक्त हो गई थी, पर जैक, मैक और सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सुबह जब सरदार झील के किनारे आता है तो उसे टोकरी में जैक की बच्ची मिलती है। तब वो उसे गोद ले लेता है। फिर वो अपने आदमियों से कहकर के सभी अंग्रेजों की लाशों और पूरे किले में आग लगवा देता है, ताकि किसी भी अंग्रेज की आत्मा प्रेत बनकर के यहाँ पर न भटक सके। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लॉस्ट कॉलोनी द लीजेंड ऑफ रोनोके खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।